Hello everyone, I am Pooja and welcome to my channel K Drama Lover Focus UPSC. हम बात करेंगे पोर्चुगीज़ वर्सर ऑफ इंडिया नीनो द कुन्हा की, जो इंडिया में 1529 से लेकर 1538 तक रहे। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो पोर्चुगीज़ इंडिया का हेडक्वार्टर था जो कोचीन में था उसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया गोवा में। ये इन्होंने 1530 में कर दिया था। और क्योंकि इस समय तक इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर पोर्चुगीज़ का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो चुका था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर भी अपना इन्फ्लुएंस लाना होगा। और इसके लिए इन्होंने इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर भी पोर्चुगीज़ सेटलमेंट बनाने शुरू कर दिए, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया हुगली को, जो कि बंगाल में है। देखो, पोर्चुगीज़ को इंडिया में आए लगभग 30-35 साल हो गए होंगे। उन्होंने इंडियन ओशन को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया था। इंडियन ओशन के ऊपर पोर्चुगीज़ की डोमिनेंस की वजह से गुजरात का ट्रेड बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट हो रहा था। ऐसे में गुजरात को सिर्फ एक ही होप थी। उनको लगा किसी भी तरीके से ऑटोमन के रूलर्स से मदद ली जा सके तो हम इन पोर्चुगीज़ के डोमिनेंस को कम कर सकते हैं। ये वो समय था जब गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह। इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को कई सारी एम्बेसीज़ भेजी और उनसे मदद मांगी। ऑटोमन रूलर ने भी इनकी मदद के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्लीट भेजी और साथ ही भेजे 2 कैपेबल तुर्किश ऑफिसर। और इन्हीं 2 में से एक तुर्किश ऑफिसर था रोमी खान, जिसे बहादुर शाह ने दीव का गवर्नर बनाया था। यही रोमी खान आगे चलकर मास्टर गनर के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और 1531 में नीनो द कुन्हा ने जब दीव के ऊपर अटैक किया तो इसी रोमी खान ने पोर्चुगीज़ के इस अटैक को रिपल्स कर दिया था। तो हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि बहादुर शाह ऑटोमन तुर्क्स की वजह से पोर्चुगीज़ को एटलीस्ट 1 हैंड डिस्टेंस पर में रखने में कामयाब हो गई। बट इसके बाद फिर से सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आई। भारत के नॉर्थ में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुका था। मुग़ल रूलर हुमायूं गुजरात के ऊपर अटैक कर रहा था। ऐसे में गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने सोचा कि अगर मुग़ल्स का मुकाबला करना है तो उन्हें पोर्चुगीज़ की मदद लेनी होगी। और इसीलिए उन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ नेगोशिएशन शुरू किया और इस तरह इन दोनों के बीच संधि हुई ट्रीटी ऑफ बसैन की। ये बेसिकली एक डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस थी। इस ट्रीटी में ये फैसला हुआ कि दीव, जो अब तक गुजरात का पार्ट हुआ करता था, वो अब पोर्चुगीज़ टेरिटरी का पार्ट होगा। और जैसा कि इस ट्रीटी के नाम से ही जाहिर है, ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ बसाइन। बहादुर शाह ने आइलैंड ऑफ बसाइन भी पोर्चुगीज़ को दे दिया। बसाइन बेसिकली वसई वाला एरिया है। अगर आप कभी मुंबई जाएंगे तो मुंबई के आउटस्कर्ट में भी आपको बसाइन देखने को मिलेगा। और ये सब चीज़ें पोर्चुगीज़ को सरेंडर करने के बाद बहादुर शाह को वही चीज़ें जो उन्हें चाहिए थी। उन्हें चाहिए था मुग़ल के अगेंस्ट पोर्चुगीज़ का सपोर्ट, और पोर्चुगीज़ इस चीज़ के लिए राजी थे। पोर्चुगीज़ ने तुरंत दीव में अपना फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे हमें जो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच टसल था उसको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। हुमायूं ने शेर खान के ऊपर विश्वास किया और चुनार फोर्ट का घेराव उठा लिया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि हुमायूं को ये डिसीज़न बहुत ही जल्दबाजी में लेना पड़ा था, क्योंकि इंडिया के वेस्ट में पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही थी। बात यह है कि बहादुर शाह, जो मुग़ल एम्पायर के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था, उसने मेवाड़ के ऊपर अटैक कर दिया था। और आप सोच कर देखिए कि अगर बहादुर शाह मेवाड़ को जीत लेता है तो दिल्ली और आगरा से उसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहादुर शाह मेवाड़ का घेराव करके बैठा हुआ था। और उस समय मेवाड़ के रूलर थे राणा विक्रमादित्य, जिनकी आयु उस समय काफ़ी कम थी और बहादुर शाह का मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं थे। ऐसे में कहा जाता है कि रानी कर्णावती, जो कि राणा विक्रमादित्य के मदर और राणा सांगा की विडो थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद मांगी। बट ये बात कितनी सच है इसके बारे में पूरे विश्वास से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय के राइटर और हिस्टोरियन ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी हो और उनको किसी भी तरह की कोई राखी भेजी हो। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जिस समय बहादुर शाह ने मेवाड़ का घेराव किया हुआ था
उस समय हुमायूं अपनी फ़ौज लेकर आगरा से ग्वालियर आए थे और बहादुर शाह को ये डर रहा होगा कि मुग़ल यहाँ पर इंटरवीन करेंगे, इसीलिए तुरंत उसने मेवाड़ के साथ एक ट्रीटी साइन की और मेवाड़ से घेराव उठा लिया। तो अब तक हमने देखा कि हुमायूं बादशाह बनने के बाद लगातार वॉर एक्टिविटीज़ में ही लगा था और हुमायूं की पर्सनैलिटी इस तरीके से थी कि वो इस बात पर ज़्यादा बिलीव करता था कि वर्क हार्ड एंड पार्टी इवन हार्डर। तो नेक्स्ट 1.5 ईयर हुमायूं ने प्रॉपर ब्रेक लिया और अपने आप को रिलैक्स किया और ऐश और अयाशी में अपने आप को डुबो दिया। इस दौरान उसने दिल्ली में एक नई सिटी बनवाई जिसका नाम था दीन पनाह। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बहादुर शाह का खतरा आगरा पर मंडरा रहा था, इसीलिए एज अ सेकेंड कैपिटल दीन पनाह को बनवाया गया था। बट जिस समय हुमायूं मुग़ल साम्राज्य के कामकाज और टेंशन से दूर अपने आप को अय्यासियों में डुबा रहा था, उस समय को अब उसके दुश्मन यूटिलाइज़ कर रहे थे अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। शेर खान पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और बहादुर शाह ने कई सारे ईस्टर्न राजस्थान के रीजन इंक्लूडिंग अजमेर को भी कैप्चर कर लिया था। इनफैक्ट बहादुर शाह तो मुग़ल एम्पायर के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सपोर्ट दे रहा था। उसने शेर खान की भी मदद की और साथ ही साथ तातर खान, जो कि इब्राहिम लोदी का कज़न था, उसको भी आर्म्स और सोल्जर प्रोवाइड करवाए और तातर खान 40,000 की फ़ौज के साथ आगरा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। इस चीज़ की खबर मिलते ही हुमायूं नींद से जागा और उसने तातर खान के ऊपर अटैक किया। तातर खान को उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया और इस जंग में तातर खान मारा गया। और उसके बाद हुमायूं ने डिसाइड किया कि ये बहादुर शाह के थ्रेट को जड़ से ख़त्म कर देंगे और इसके लिए हुमायूं ने सबसे पहले मालवा को इन्वेड किया, जो कि बहादुर शाह की टेरिटरी थी। इसके बाद बारी आई गुजरात की। हुमायूं ने गुजरात को भी कैप्चर कर लिया। ऐसे में बहादुर शाह पहले भागकर कैम्बे पहुंचा और उसके बाद दीव यानी वो भागकर पोर्चुगीज़ की शरण में पहुंच गया था और इस न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी को गवर्न करने की जिम्मेदारी हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को दे दी। और इसके बाद हुमायूं ने रुख किया शेर खान की तरफ, क्योंकि शेर खान जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा था उससे मुग़ल एम्पायर को आगे चलकर ख़तरा हो सकता था। एक्चुअली बिहार में जितने भी अफ़गान सरदार थे उन सबको शेर खान ने अपने अंडर में ले लिया था और एक बहुत ही बड़ी फ़ौज तैयार कर ली थी। इसके बाद जब हुमायूं ने चुनार फोर्ट का घेराव उठाया, उसके तुरंत बाद शेर खान ने बंगाल के राजा को हरा दिया था और उसके बाद वॉर इंडेबिलिटी भी वसूल कर ली थी। तो आप सोच रहे होंगे कि शेर खान का जो बेटा था कुतुब खान, वो तो अभी भी हुमायूं के कब्जे में होगा, तो शेर खान हुमायूं के अगेंस्ट इतना सब कुछ कैसे प्लान कर पा रहा था। तो बात यह है कि कुतुब खान पहले ही हुमायूं के चंगुल से छूट करके भाग गया था और इसीलिए शेर खान को हुमायूं का किसी भी तरीके से कोई डर नहीं था। बट हुमायूं ने यह तय कर लिया था कि अब जिस तरह उसने बहादुर शाह को यहाँ से हटाया है, ठीक उसी तरह शेर खान को भी वो अपने रास्ते से हटा देगा। 1537 में शेर खान को ख़त्म करने के लिए जब हुमायूं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसको खबर मिली कि उसका भाई अस्करी, जो कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसके हाथ से गुजरात और मालवा निकल चुका है। ये एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन हुमायूं अब अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता था। उसे खबर मिली कि शेर खान अभी भी चुनार के किले में मौजूद है और इसीलिए हुमायूं ने वापस से चुनार फोर्ट का घेराव कर लिया। तो आपने देखा मुग़ल और हुमायूं के बीच में, मतलब मुग़ल और पोर्चुगीज़ के बीच में किस तरीके का टसल था और बहादुर शाह को किस तरीके से मदद किया। लेकिन अब 1537 तक सिचुएशन ये है कि मुग़ल्स को गुजरात से बाहर निकाला जा चुका है और क्योंकि गुजरात के रूलर के ऊपर जो संकट था वो टल गया, तो अब उनको ये लग रहा है कि पोर्चुगीज़ के साथ जो ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन की थी ये गलत हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, पोर्चुगीज़ को ड्यू नहीं देना चाहिए था। तो गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने क्या किया कि इन्होंने पोर्चुगीज़ वायसराय ऑफ इंडिया न्यूनो द कुन्हा को से दोबारा से बात की। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटी ऑफ बसाइन है, ये मुझे जम नहीं रही है, क्या इस ट्रीटी को हम वापस से रीनेगोशिएट कर सकते हैं।
नीनो दी कुन्हा ने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। दोनों भाई मिलेंगे और रीनेगोशिएट कर लेंगे और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह ही 1537 में बहादुर शाह के पास एक पोर्चुगीज़ शिप भेजी गई, शिप दे दी गई और वो उसमें बैठ गए। बहादुर शाह को लगने लगा कि शायद कोई षड्यंत्र हो रहा है, इसमें शायद उसको मारा जा सकता है। धक्का मुक्की हुई और इसी बीच बहादुर शाह को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया और इस तरह बहादुर शाह की डेथ हो गई। ये बात थी पोर्चुगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।